नमस्कार। मेरा परिचय देता हूं, राहुल मेहता, राइट टू रिकॉल ग्रुप। और हमारा उद्देश्य है भारत में राइट टू रिकॉल एमआरसीएम ज्यूरी सिस्टम कानून लाना। ये वीडियो 10-15 मिनट का है। एक दूसरा वीडियो है भारत की मिलिट्री के ऊपर, वो पूरा 45 मिनट का है मिलिट्री के ऊपर। ये वीडियो है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, राइट टू बियर गन्स कहते हैं, राइट टू बियर वेपन्स, राइट टू बियर गन्स यानी कि हर एक नागरिक के पास बंदूक रखने का अधिकार। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है, rahulmehta.com/301.htm, rahulmehta.com/301.htm। इसमें चैप्टर 26 मिलिट्री के ऊपर है और वेपनाइजेशन ऑफ अस कॉमन्स वो है चैप्टर 29। तो चैप्टर 29 और चैप्टर 26। तो हर एक आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में लॉ है, कानून है कि 25 साल से 28 साल के हर एक आदमी के पास, 25 साल से 45 साल के हर एक आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए। और यदि उसके घर पे बंदूक नहीं होती तो उसे सजा होती है। और इसी तरह का कानून हमें लाना चाहिए। क्यों? बहुत सारे उसके कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि इससे सेना मजबूत होती है। सेना कैसे मजबूत होती है कि जब आदमी के पास बंदूक चलाने की ट्रेनिंग आती है, वो खुद बंदूक चलाता है, तो वो हथियारों का महत्व समझता है। जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि एक गोली की कितनी ताकत है, और यदि एक गोली की कितनी ताकत है तो न्यूक्लियर बम की कितनी ताकत होगी, प्लेन की कितनी ताकत होगी, टैंक की गोली की कितनी ताकत होगी। वो अपने आप वो हथियारों के महत्व समझने लगता है और फिर वो सेना को मजबूत करने के प्रयत्नों को बढ़ावा देता है। वो देखता है कि भाई ये देश का नेता है, वो हमारी सेना को मजबूत कर रहा है, कमजोर करना है। उसका पूरा थिंकिंग है वो वेपन माइंडेड और मिलिट्री माइंडेड हो जाता है। तो हर एक आदमी को, दूसरा कि मान लो देश है वो दुश्मनों से घिर जाता है और सेना कमजोर पड़ जाती है। जैसे भारत की सेना के पास हथियार सारे इंपोर्टेड है और एन मौके पे मान लो अमेरिका ने स्पेयर पार्ट देने बंद कर दिया, स्पेन ने स्पेयर पार्ट देने बंद कर दिए, तो भारत का एयरफोर्स है, मिलिट्री है, आर्मी है, वो कमजोर पड़ जाएंगे और पाकिस्तान या चीन की सेना आ रही है तो उसे सफलतापूर्वक रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में यदि हर एक नागरिक के पास बंदूक है तो वो दुश्मन के सैनिकों को खत्म कर सकता है। जैसे रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध जो जीता, तो उसकी एक सबसे बड़ा कारण था कि स्टालिन ने यह डिसीजन लिया कि हर एक रूसी के हाथ में बंदूक होनी चाहिए। इसी तरह से जर्मनी ने क्यों स्विट्जरलैंड पे अटैक नहीं किया? जो बोलते हैं कि हिटलर रिस्पेक्टेड न्यूट्रलिटी और स्विट्जरलैंड, बकवास है। स्विट्जरलैंड में हर एक आदमी के पास बंदूक थी, हर एक आदमी के पास बंदूक थी। इसलिए हिटलर के जो जनरल थे उन्होंने बोला कि हमारे सैनिक जब जाएंगे तो स्विट्जरलैंड के नागरिक है वो पर्वत के ऊपर छिप जाएंगे और हर एक नागरिक के पास बंदूक है, हर एक नागरिक के पास सैकड़ों हजारों गोलियां हैं, वो पर्वत के ऊपर से गोलियां चलाएंगे, हमारे बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर अटैक नहीं किया। और सबसे दूसरा एक ये भी कारण होता है कि जो डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स। जब आम आदमी के पास हथियार होते हैं तो अपने आप वहां का जो रूलिंग क्लास होता है, जुडिशियरी, मिनिस्टर, IAS, IPS, वो थोड़ा तमीज में रहता है, उसका दिमाग 7वें आसमान तक नहीं पहुंचाता। वो देखता है कि भाई हमने ज्यादा बदतमीजी की तो लोग हमें हथियार से मार सकते हैं। जैसे 1929 में जब डिप्रेशन हुआ अमेरिका में, तो क्यों अमेरिका ने तुरंत वेलफेयर स्टेट शुरू किया? क्योंकि उस समय 70-80% लोगों के पास हथियार थे। इसलिए अमेरिका के हर एक अमीर आदमी को चिंता हुई कि यदि इतने सारे अमेरिकनों के सर पे से छत निकल गई और प्लेट में से खाना निकल गया, तो उसके पास बंदूक है, वो हो सकता है बंदूक लेके मेरा महल लूटने या जलाने आए। और यदि करोड़ों लोगों के पास बंदूक है तो लाखों की सेना, लाखों की पुलिस भी मेरे महल बचाने के लिए कम पड़ेगी। इसलिए तुरंत उसने सोशल सिक्योरिटी शुरू कर दी। जबकि आप देखो कि 1942 में इंडिया में जब अकाल पड़ा था और 30-40 लाख लोग मर गए थे। इंडिया में जो अकाल पड़ा 1942 में, उसमें 30-40 लाख लोग मर गए थे। और उस समय इंडियन इलीट जो थी, या ब्रिटिश और इंडियन इलीट, वो तो ऐशो आराम से जी रही थी, उनके ऐशो आराम में 2% भी कमी नहीं आई थी। और उन्होंने क्यों 30-40 लाख जो भूखे मर रहे थे उनको 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया?
क्योंकि ये कि भाई ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, इनके पास है क्या, नेल कटर भी नहीं है लड़ने के लिए, तो क्यों मैं अपना 2 मुट्ठी अनाज उन पे बर्बाद करूं। तो इन शॉर्ट, जिस देश में आम आदमी के पास हथियार होते हैं वहां अपने आप वेलफेयर मेजर शुरू हो जाते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी आ जाती है और वहां पे रूलिंग क्लास में डिसिप्लिन आ जाती है। अब 1931 में, ये इतिहास के जो पीएचडी स्टूडेंट है उनको भी नहीं पता होगा कि 1931 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहन भाई, इन्होंने 1931 में कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन लिखा था, उस कांग्रेस का रेजोल्यूशन में लिखा था कराची अधिवेशन में कि हथियार रखने के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया है। ये बात मोहन भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में लिखित में दिया था कि हमारी मांग है कि बंदूक रखने के अधिकार को, हथियार रखने के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया जाए। लेकिन वो बात, वो आजादी आने के बाद सब भूल गए। लेकिन इस बात को भी हम केंद्र में रख सकते हैं। मैं इस एक ही पॉइंट पे गांधी को महात्मा गांधी कहता हूं, वरना मैं हमेशा उनके लिए दुरात्मा गांधी शब्द इस्तेमाल करता हूं, पर ये बंदूक रखने की बात है, वो मेरे काम की है, इसलिए जब इस कॉन्टेक्स्ट में नाम आता है तो मैं उनके लिए महात्मा गांधी शब्द यूज करता हूं। तो ये कह के कि भाई हमें महात्मा गांधी की इच्छा का अमल करना है, इसलिए राइट टू बियर वेपन्स को हमें फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, और 1931 में ये कांग्रेस का प्रॉमिस था। अब दूसरे देशों का स्टडी करो तो 950 में ब्रिटेन में डेमोक्रेसी शुरू हुई। पहले वहां जूरी सिस्टम आई, कॉरोनर्स जूरी सिस्टम आई, फिर 1100 AD में जूरी सिस्टम आई। तो वो क्यों वहां पे जूरी सिस्टम लानी पड़ी और कॉरोनर्स जूरी सिस्टम लानी पड़ी और बाद में इलेक्शन लाने पड़े? क्योंकि अरब सेनाओं से लड़ने के लिए वहां के सामंतों ने और पादरियों ने एक एक नागरिकों को हथियार दिए थे और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। बड़ी संख्या में लोगों को जिहाद के लड़ने के लिए भेजा जाता था। स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे बड़ी संख्या में युद्ध होते थे, जिसमें ब्रिटेन के सैनिक भी लड़े, और ब्रिटेन के बहुत सारे सैनिक थे, उन्होंने तुर्की के पास कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पे भी जिहाद लड़े थे। तो बड़ी संख्या में अरब सेनाओं से लड़ने के लिए, मुस्लिम सेनाओं से लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत थी, इसलिए प्रजा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, और प्रजा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, उससे यूरोप में डेमोक्रेसी की पुनः स्थापना हुई 950 AD में और बाद में 1100 AD में। तो आज जो कहते हैं, कुछ संस्थाओं के लोग कहते हैं कि भाई बंदूक रखने की छूट तो है, बस मोरल वैल्यू की कमी है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आप बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। कोई भी यदि बोलता है कि भाई हमारे में कमी सिर्फ मोरल वैल्यूज की है, हथियारों की जरूरत है, मैं कहूंगा बंदूक के लाइसेंस के अप्लाई करो। मेरे अहमदाबाद में यदि लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम 2.5 लाख रुपया रिश्वत देनी पड़ती है। किसी भी पुलिस स्टेशन में आप अप्लाई कर दो बंदूक के लाइसेंस के लिए, तो 2-3 लाख रिश्वत ना दो तब तक लाइसेंस मिलना इम्पॉसिबल है, सिवा कि बहुत हाई लेवल का पॉलिटिकल कनेक्शन हो। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो आदमी गुंडे हैं उनको बंदूक का लाइसेंस मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो किसी न किसी तरह से उनको लाइसेंस मिल जाता है। और जो एक शरीफ आदमी, आम आदमी है, जो कि रिश्वत नहीं देना चाहता और उसको बंदूक की जरूरत हो या ना हो, और उसको लाइसेंस साल 2 साल के 10 साल में भी नहीं मिलता। तो ये कानून जो मैं प्रपोज कर रहा हूं वो ये है कि हर एक आदमी के पास बंदूक रखने की छूट हो टिल ही इज प्रूवन अनफिट, यानी कि ज्यूरी ट्रायल यदि कहती है, ज्यूरी उस आदमी पर ज्यूरी ट्रायल होता है, और ज्यूरी ट्रायल यदि डिसीजन करती है कि ये आदमी के पास बंदूक नहीं होनी चाहिए, या तो उस आदमी ने ऑलरेडी कन्विक्टेड फैलन है, मतलब उसको सजा हुई है जेल की, तो उसके पास बंदूक नहीं होगी। उसके सिवा जितने भी आदमी हैं वयस्क 18 साल से ऊपर, उनके पास बंदूक रखने की छूट होनी चाहिए। उतना ही नहीं, उनके घर पे उनको कानून ये होना चाहिए कि उनके पास बंदूक कंपलसरी होनी चाहिए और गोलियां कंपलसरी होनी चाहिए। तो आज के माहौल में इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि मान लो कसब जैसे 10-20 लोग घुस आते हैं, और उस समय मान लो बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर हर एक आदमी के पास बंदूक होती, तो उन्होंने जो 300-400 आदमियों को मार दिया, वो मुश्किल से 30-40 भी नहीं मार पाते, क्योंकि वो 30-40 मारते उतने टाइम में जितने आसपास लोग खड़े थे हर एक ने अपने बंदूक निकाल के सामने फायरिंग की होती, और वो 10 के आदमी ढेर हो गए होते। वो जब ताज होटल में गए तब ताज होटल में किसी के पास बंदूक नहीं थी, यदि ताज होटल में हर एक आदमी के पास बंदूक होती तो वो जो 10-20 आतंकवादी उसमें घुसे थे,
उसको आधे घंटे में मार डालते हैं। और इसीलिए आप देखोगे इजराइल में यही होता है। इजराइल में ऐसे आतंकवादी आते हैं और एकाएक 2-5 आदमियों को मारते हैं, तो तुरंत वहां पे जो भीड़ में 100-200 की भीड़ होती है आसपास, उसमें प्रैक्टिकली यूं समझो कि 50 से ज्यादा लोगों के पास बंदूक होती है, वो अपनी बंदूक निकाल के सामने वाले को मार देते हैं। वहां हमेशा पुलिस एंड में आती है सिर्फ डेड बॉडी को उठाने के लिए। जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं इस तरह के, जैसे कसब टाइप के अटैक यदि इजराइल में हुए होते तो आधे घंटे में खेल खत्म हो गया होता और पुलिस सिर्फ ये 10 लोगों के डेड बॉडी लेने आती, पुलिस को आगे कभी फायरिंग नहीं करनी पड़ती। तो और हमारा अभी जो युद्ध का माहौल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। युद्ध का माहौल यानी कुछ लोग कहेंगे कि भाई युद्ध तो होने ही नहीं वाला, ऐसा नहीं होता। युद्ध कब होगा, होगा भी या नहीं, वो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि 1988 में कोई ये बोल नहीं पाया था कि अमेरिका इराक पे युद्ध करके उसका पूरा तेल हजम कर लेगा, न ही 2 साल पहले किसी ने गैस किया था कि अमेरिका लीबिया पर हमला करने वाला है। पर मानो चीन भारत पे हमला करता है पाकिस्तान के थ्रू, यानी चीन है वो डायरेक्ट हमला न करे, हो सकता है वो अपनी बड़े पैमाने पे हथियार पाकिस्तान को दे। और ऐसे में यदि यूं मानो कि चीन की आधी शक्ति, सैनिक शक्ति यदि पाकिस्तान को मिल जाती है तो पाकिस्तान की सेना बड़े पैमाने पर भारत में तबाही मचा सकती है। कि भारत की सेना है वो चीन की सेना के सामने टिक नहीं पाएगी। आप वेपन कंपैरिजन देख लो कि किस देश के पास कितने प्लेन है, कितनी मिसाइल है, कितने टैंक है, कितने सैनिक है। तो ऐसे में भारत की सेना रूपी दीवार यदि कमजोर हो गई तो पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन है वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में घुस जाएगी। पाकिस्तान में सिविलियन पॉपुलेशन के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा AK-47 है। पूरे भारत में कुल 30-40 लाख AK-47 है। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब मिला के 40 लाख से ज्यादा AK-47 नहीं है, और सिविलियन के पास तो 1 लाख भी नहीं है। जबकि पाकिस्तान में मिलिट्री के पास तो होगी 7-8 लाख AK-47 मिलिट्री और पुलिस के पास, पर सिविलियन पॉपुलेशन के पास 1 करोड़ से ज्यादा AK-47 है। और उससे यदि भारत की सेना रूपी दीवार कमजोर हो गई तो ये सिविलियन पॉपुलेशन भी लाखों की संख्या में घुस सकती है। और ऐसे हालात में यदि एक आदमी के पास बंदूक हो भारत के अंदर, तो पाकिस्तान की सेना या चीन की सेना या पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन भारत में घुस नहीं पाएगी। वो सिर्फ ऊपर से तबाही मचा सकते हैं, यानी बम फेंक के पावर स्टेशन तोड़ दिया, तो बम फेंक के एयरफोर्स के द्वारा ब्रिज तोड़ दिया, वो सब तबाही हो सकती है। लेकिन टेरिटरी, जमीन हमारे हाथ से नहीं जाएगी। जमीन के अंदर पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के लोग घुस नहीं पाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लैंड या वेपन रखने का कानून को में ये चेंज लाया जाए कि हर एक आदमी को बंदूक रखने की छूट होगी, सिवा कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और जो आदमी कहते हैं कि ये कानून, आज के कानून ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करके मुझे बिना रिश्वत दिए या बिना पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कीजिए, करके बंदूक का लाइसेंस लेके बताओ, और फिर आप बताना कि भाई इस तरह से लाइसेंस मिल जाता है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पुलिस कमिश्नर को, कलेक्टर को कोटा दिया गया है कि इससे ज्यादा लाइसेंस आपको इश्यू करना ही नहीं है, इंटरनल और अनऑफिशियली। वैसे कलेक्टर के पास अनलिमिटेड पावर है, पर कलेक्टर को होम डिपार्टमेंट का है, सेंटर का है और स्टेट का दोनों बोल देता है कि इससे ज्यादा लाइसेंस आपको देने ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो उससे ज्यादा लाइसेंस नहीं देगा, तो मार्केट में उसका रिश्वत का भाव या पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसका भाव बढ़ जाता है और आम आदमी को इससे बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलता। तो मैं अब जो गलत प्रचार किया जाता है कि लोगों के पास बंदूक होगी तो मर्डर रेट बढ़ जाएगा, वो सब बकवास है। जिन जिन देशों में बंदूकें ज्यादा है आम आदमी के पास, वहां पे मर्डर रेट कम है। जैसे कि अमेरिका के अंदर कहते हैं मर्डर रेट ज्यादा है, पर अमेरिका में कौन से राज्यों में मर्डर रेट ज्यादा है? उन राज्यों में मर्डर रेट ज्यादा है जहां नागरिकों के पास बंदूक रखने की छूट नहीं है। जिन जिन देशों में बंदूक रखने की छूट है वहां मर्डर रेट कम है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में भारत से कम मर्डर होते हैं, फ्रांस में भी कम होते हैं, ब्रिटेन में भी कम होते हैं। और जो मगिंग का क्राइम है, यानी कि आदमी सड़क पे जा रहा था और किसी ने उसको छुरा दिखा के या बंदूक दिखा के लूट लिया, उस तरह के क्राइम भी जहां जहां बंदूक है वहां कम होते हैं। क्योंकि जो मगर है उसको पता है कि भाई सामने वाले के पास बंदूक हो सकती है, यानी उसने सोचा कि चलो 1, 2, 10 आदमी को मग करने जाऊंगा तो 10 में से एक आध आदमी को बंदूक निकाल लेगा तो मुझे इंजरी हो सकती है, मेरी जान जा सकती है। जिन देशों में बंदूकें होती है वहां पे छेड़खानी और बलात्कार के केस भी कम होते हैं, और इस तरह से बंदूक रखने से क्राइम्स है वो कम होते हैं।
तो ये मेरे प्रपोजल था, वेपनाइजेशन ऑफ अस कॉमन्स, यानी कि आम आदमी को बंदूक रखने की छूट दी जाए और उसके लिए कोई बहुत संविधान में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य गैजेट नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत है कि कलेक्टर जो आदमी बंदूक रखने के लायक न हो उसको छोड़ के सबको बंदूक रखने की परमिशन इश्यू कर देगा और उससे नागरिकों को बंदूक रखने की छूट मिल जाएगी। धन्यवाद।